वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी लाइफ स्टडी। और आज की क्लास का टॉपिक है बेस ऑफ सोसाइटी, अर्थात जो समाज है उसके आधार क्या है। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे बेस का मतलब होता है, जैसे एक एग्जांपल से आप समझ सकते हैं, जैसे कोई भी एक मकान है, उस मकान की अपनी एक नींव होती है। तो नींव क्या है? नींव एक बेस है जिस पर वो पूरा मकान खड़ा हुआ है। इसी तरीके से वो बेस कौन कौन से जिस पर पूरा समाज खड़ा होता है। तो समाज के कौन से आधार हैं, बेस क्या है सोसाइटी का, उसके बारे में हम आज की क्लास में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें आता है वो है इसमें यूसेज। यूसेज का मतलब होता है रीति रिवाज। रीति रिवाज, देखिए प्रत्येक समाज में कुछ रीति रिवाज पाए जाते हैं और वो अलग अलग समाजों में अलग अलग होते हैं और ये समाज के प्रमुख आधार कहे जाते हैं। क्योंकि अगर समाज में रीति रिवाज नहीं होंगे तो समाज का कोई अस्तित्व नहीं है। रीति रिवाज की वजह से समाज में रहने वाले लोग एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे विवाह है। जो विवाह है उस विवाह में कई सारे ऐसे रीति रिवाज हैं जो अपनाए जाते हैं। शादी कोई एक दिन में नहीं होती। जो परंपरागत समाज में होने वाली शादियों को आप देखेंगे तो उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं। जैसे पिता अपनी पुत्री के लिए पहले वर को देखने जाता है, फिर सॉरी है ना, फिर वो वर पक्ष के लोग कन्या को देखने के लिए आते हैं, फिर कई सारे तरह की उसमें रस्में होती हैं, उनका निर्वहन किया जाता है, बारात आती है, बारात में फिर वो द्वाराचार होता है और कई सारे इसमें जो रिचुअल्स हैं और रीति रिवाज हैं वो वहां पर हैं, जिसमें बहुत सारे लोग आपस में से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। वहीं आप देखेंगे ईसाई समाज में वहां पर कुछ अपना अलग है, मुस्लिम समाज में अलग है। अलग अलग जो धर्म है, संप्रदाय हैं, उनमें वो अलग अलग रीति रिवाज हैं। तो रीति रिवाज समाज के प्रमुख आधार कहे जाते हैं जो अलग अलग समाज में है, जिनकी वजह से लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, एक दूसरे से सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं, एक दूसरे से सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं। दूसरा आता है इसमें जिसको कहते हैं हम कार्य प्रणालियां, प्रोसीजर्स, या इसको कहेंगे हम कार्य प्रणालियां। कार्य प्रणालियां, हर समाज की अपनी अलग अलग कार्य प्रणालियां होती हैं। अर्थात कार्य प्रणालियां मतलब एक सिस्टम, एक प्रणाली कार्य करने की। समाज में रहने वाले लोगों के लिए सामाजिक व्यवस्था के अनुसार कुछ नियम होते हैं। उन नियमों के अंतर्गत उन लोगों से उन कार्य को करने की अपेक्षा की जाती है, जिनको कार्य प्रणालियां कहा जाता है। जिसमें कुछ लोगों के कुछ अलग होते हैं जो कार्य करने के जो तरीके हैं, दूसरे समाज में देखेंगे तो उन लोगों के कार्य करने के जो तरीके हैं, प्रणालियां हैं, वो अलग है। काम एक ही है लेकिन करने के उनके तरीके अपने अलग अलग हैं। यही हम एक संस्था का एक एग्जांपल लेके हम यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे विवाह रूपी संस्था है, वो विवाह होता समय है, सभी समाजों में होता है। और विवाह क्या है? दो डिफरेंट जो जेंडर्स हैं, स्त्री पुरुष के बीच में होने वाला एक संबंध, जिसको विवाह का नाम दिया गया है। तो वो अल्टीमेटली एक ही है, लेकिन उसको करने की जो कार्य प्रणालियां हैं वो हर समाज में अलग अलग हैं। ईसाई समाज में अलग हैं, हिंदू समाज में अलग हैं, मुस्लिम समाज में अलग हैं, जो बुद्धिस्ट हैं उनमें अलग हैं, पंजाबियों में अलग हैं, सब में अपनी अलग अलग होती है। इनको कार्य प्रणालियां कहा जाता है। तीसरे नंबर पर आता है इसमें अथॉरिटी। अथॉरिटी मीन्स अधिकार। देखो प्रत्येक समाज में क्या है, कुछ लोगों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं और अधिकार प्रदान करने के पीछे जो उद्देश्य होता है वो है कि जिससे कि सामाजिक संगठन बना रहे। जैसे पिता के पास कुछ अपने अधिकार होते हैं जो जिन अधिकारों का वो उपयोग करता है अपने बच्चों के पालन पोषण में, इसी तरीके से माता के पास अपने कुछ अधिकार होते हैं, भाइयों के पास कुछ अधिकार होते हैं। तो ये क्या है, ये सामाजिक व्यवस्था के अनुसार प्रदत्त किए गए अधिकार हैं जो सामाजिक संगठन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही आजकल के उसमें देखेंगे जो वर्तमान समाज है उसमें कि कुछ जो अधिकार हैं वो परंपरागत रूप से लोगों को प्राप्त होते हैं और कुछ जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था है या राजनीतिक व्यवस्था है उसके अनुसार लोगों के लिए प्राप्त होते हैं। और उन सभी का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक संगठन को बनाए रखना होता है। जैसा कि आप जानते होंगे
जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि पिता के अधिकार हैं, पुत्र के अधिकार हैं, गांव में निर्वाचित जो प्रधान होता है उसके अधिकार होते हैं, सरपंच के अधिकार होते हैं, वार्ड मेंबर के अपने अधिकार होते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरी में आप जिलाधिकारी के अपने अलग अधिकार होते हैं, तहसीलदार है उसके अपने अलग अधिकार होते हैं। ये सारे अधिकार दिए गए हैं केवल समाज के संगठन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट इसके बाद म्यूचुअल कोऑपरेशन अर्थात पारस्परिक सहयोग। पारस्परिक सहयोग, पारस्परिक सहयोग का मतलब होता है कि समाज कोई एक व्यक्ति से मिलकर नहीं बनता, समाज दो या दो से अधिक व्यक्तियों के आपसी सहयोग से मिलकर बनता है, जिसमें सामाजिक संबंध और सामाजिक अंतःक्रियाओं का होना बहुत जरूरी है। तो उसी में उन लोगों के बीच में क्या है, पारस्परिक सहयोग का होना बहुत जरूरी है कि आप किसी के काम आते हैं और वो व्यक्ति भी आपके काम आता है, या वो किसी तीसरे व्यक्ति के काम आता है। तो इस तरीके से वो जो समाज है वो बना रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। फिर इसमें अगला है सोशल डिवीजन, या इसको कह सकते हैं आप सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन का अंतर्गत आता है कि जो समाज है उसको संगठित रखने के लिए जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो नियम बने हुए हैं, उनके अनुसार लोगों को कार्य करना होता है। उनके उन नियमों के बियॉन्ड वो लोग नहीं जा सकते, जिससे कि वो समाज का सामाजिक संगठन बना रहे, उसका अस्तित्व बना रहे। कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर अर्थात उस समाज में रहने वाले मानव का जो व्यवहार है, मानव व्यवहार के नियंत्रक कह सकते हैं आप। ये दो तरह के होते हैं, औपचारिक होते हैं और अनौपचारिक होते हैं। औपचारिक और अनौपचारिक। एक दार्शनिक हुए हैं जिनका नाम था थॉमस हॉब्स। हॉब्स कहते थे कि जो मनुष्य है एक ऐसा प्राणी है कि अगर इसको स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो इस शेर से भी खूंखार साबित हो सकता है। अर्थात ये माना जाता था कि इतने बंदिशों के बावजूद भी आजकल आप समाज में देखते होंगे लोग एक दूसरे की जान ले लेते हैं, एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं, एक दूसरे को सरेआम मार डालते हैं, किसी संपत्ति को छीन लेते हैं, लूट लेते हैं, संपत्ति के लिए लोगों को मार देते हैं, प्रेम के चक्कर में दूसरों की जान ले लेते हैं। तो ये क्या है, ये व्यक्ति के व्यक्तिवादी जो व्यवहार है उसकी तरफ ये इंडिकेट करता है। तो सामाजिक संगठन बना रहे, उस संगठन को बनाए रहने के लिए समाज में व्यक्तियों पर कुछ नियंत्रण लगाए गए हैं, एक व्यवस्था बनाई गई है। उस व्यवस्था में मानव व्यवहार के कुछ नियंत्रक स्थापित किए गए हैं जो औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे स्कूल है, कॉलेज है, विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं, परिवार है, पड़ोस है, कुछ सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस है, प्रशासन है, न्यायपालिका है। ये सारे के सारे क्या है, ये मानव व्यवहार के नियंत्रक कहे जाते हैं और व्यक्ति इनसे थोड़ा सा कंट्रोल में रहता है। उसको डर रहता है कि अगर मैं कोई ऐसा नैतिक कार्य करूंगा, अर्थात जो सोशल रूल्स हैं उनके बियॉन्ड जाके मैं अगर कोई भी काम करूंगा तो मुझे इन लोगों के द्वारा सजा दी जाएगी, मुझे दंड दिया जाएगा, जिसमें मुझे 20 साल की सजा हो सकती है, आजीवन कारावास हो सकता है, या मृत्युदंड की सजा भी हो सकती है। तो इतना प्रेशर रहता है, उतना उस प्रेशर होने के बाद भी व्यक्ति, आपने देखा होगा कि दूसरों के घरों में आग लगा देते हैं, जंगलों में आग लगा देते हैं, वनों को काट डालते हैं, पेड़ों को काट डालते हैं, लोगों को मार देते हैं, लोगों को लूट लेते हैं। तो जो थॉमस हॉब्स की थ्योरी है जिसमें वो कहते हैं कि ये अगर इस पर सामाजिक नियंत्रण हटा दिया जाए तो शेर से भी खतरनाक ये साबित होगा। तो इतने सारे नियंत्रण होने के बाद भी जो व्यक्ति है वो ऐसे काम कर जाता है। और लास्ट में आता है लिबर्टी। तो इसमें कहा गया है कि आप जो है, लिबर्टी का मतलब होता है स्वाधीनता। स्वाधीनता कहा जाता है कि आप ज्यादा व्यक्ति के लिए आप उसके ऊपर एक दबाव बनाते रहेंगे तो एक सीमा तक आप उसको दबाव बना सकते हैं, या आप उस पर प्रेशर देकर के कुछ बातों को मनवा सकते हैं, लेकिन उसकी अपनी एक सीमा है, एक लिमिट है। उससे ज्यादा आप बाहर जाएंगे तो क्या है कि वो व्यक्ति आपके अंगेज चला जाएगा, और व्यक्ति अंगेज चला जाएगा, व्यक्ति समूह जो है वो भी चला जाएगा, क्योंकि व्यक्तियों को मिलाकर के सामाजिक समूह बनते हैं। तो जब कभी किसी व्यक्ति के अगेंस्ट समाज कोई ऐसे नियम बनाता है जिससे ज्यादा अहित उन व्यक्तियों का होने लग जाता है,
तो व्यक्ति क्या है, एक सामूहिक रूप से इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वो उस नियम के, उस कानून के विरुद्ध बगावत कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, जो सामाजिक संगठन है उसके टूटने का खतरा ज्यादा रहता है, समाज के बिखरने का खतरा ज्यादा रहता है। पूर्व में कई सारी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं जहां पर राजाओं के द्वारा, सम्राटों के द्वारा, जो उस समय के शासक थे उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के, इस प्रकार के कर लगाए गए, कुछ ऐसे कानून बनाए गए जिनका लोगों में विरोध हुआ, लोगों ने उसका प्रतिरोध किया और उसका परिणाम सामने ऐसा आया कि वो समाज विघटित हो गया, राज्य टूट गए, देश बिखर गए, एक देश के दो देश हो गए, चार हो गए, राज्य टूट गए, अलग अलग छोटे छोटे राज्यों में वो समाज विभाजित हो गया। तो कहा जाता है कि आप नियम बनाइए, अच्छी बात है, लेकिन नियमों के साथ साथ व्यक्ति को स्वाधीनता दीजिए। स्वाधीनता का मतलब होता है, स्व कहते हैं अपना, और अधीन का मतलब आप जानते होंगे, स्व प्लस अधीन, इससे बना है ये स्वाधीन। अर्थात जब व्यक्ति अपने अधीन रहता है, जब अपने अधीन कार्य करता है, वो किसी के दबाव में काम नहीं करता, बल्कि वो अपने स्वविवेक से काम करता है, वो सोचता है, वो फैक्चुअली बात करता है, वो तर्कशील बात करता है और ये देखता है कि सामने वाले ने जो मेरे ऊपर एक अंकुश लगाया है, एक बंदिश लगाई है, क्या वो सही है या गलत है। सही है तो वो फॉलो करता है और अगर वो सही नहीं है तो वो उसके बियॉन्ड चला जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से आपको, ये मैंने आपको बताए 7 उसके आधार हैं, आसानी से आप याद कर सकते हैं। इसमें पहला है यूसेज, दूसरा प्रोसीजर, तीसरा अथॉरिटी, चौथा है म्यूचुअल कोऑपरेशन, पांचवा है सोशल डिवीजन, छठा है इसमें कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर और लास्ट है इसमें लिबर्टी। तो एग्जाम में कभी कभी आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में कि समाज के प्रमुख आधार कौन से आधार बताइए, तो आप इनको लिख दीजिए, आपका आंसर इसमें हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कहीं कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर जुड़े रहने के लिए थैंक यू। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।